आ गए उसके बाद करेंगे। नहीं होने तो ना कट जाएगा। लो जी, अभी एक बेंच में एक दे रहे हैं, ठीक है। लो इसको पकड़ो। आ रहा है ना, लो जिधर ज़्यादा लोग उधर दे देते हैं, एक हम रख रहा है। देखना, अरे ये कुछ और वहाँ तक चल जाता है डस्ट। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे जी? प्योर रेजिस्टिव सर्किट और आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज पढ़ा था ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज पढ़ा था, ठीक है। बताओ जी आनंद, आई आरएमएस का फॉर्मूला बताओ। क्या है यार, बोलो साक्षी। बाय √2। हाँ देखो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बात रिवाइज करेंगे। हम लोग क्या देखें, सबसे पहला चीज प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता क्या है? एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें मात्र एक रेजिस्टर लगा हुआ रहे, एक ऐसा एसी सर्किट, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, अभी हम फिर पूछेंगे, फिर इन चीजों को यूज करेंगे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको लिखते हैं Vm sin ओमेगा t, और जो करंट आता है वो क्या आता है जी? Im sin ओमेगा t। दो बात, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से हम लोग निकालें कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहता है। सेम फेज में रहने का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग इसी सर्किट में एक और बात पढ़ेंगे। ये जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, बैठो आगे, और समझो बात को। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर जो जनरेट होता है हम वो फाइंड करेंगे। देखो 3 सर्किट पढ़ेंगे, तीनों सर्किट में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो Vm sin ओमेगा t होता है। तो करंट क्या निकल के आएगा? मेरे वोल्टेज सप्लाई करने पे जो करंट निकलेगा या करंट बनेगा वो क्या होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम देखें करंट Im sin ओमेगा t होगा। और उसके बाद देखेंगे कि पावर जो डिसिपैच होगा, जो पावर रिलीज होगा, वो पावर क्या होगा और कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हर सर्किट में ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। हर तरह का क्वेश्चन बनता है, भले ये जो 2 सर्किट है, 3 सर्किट है, जो छोटा छोटा सर्किट है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन बन सकता है। दिखाएंगे कैसा छोटा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम क्या देखें कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है जी, उसको हम लोग लिखते हैं Vm sin ओमेगा t। जो करंट होता है वो क्या होता है बोलेगा जी आदर्श? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट क्या होता है? मुंह तोड़ देंगे बाबू। जो चेहरा में खाली दांत दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखेगा, फिर खाली ऐसा दिखेगा। जब इससे पूछ रहे हैं हम क्यों पूछते हैं सो बताओ, क्या उद्देश्य रहता है? आज तक तो किसी का तोड़े नहीं है दांत तोड़ना बोल रहा है। अगर मेरा यही एम रहता तो 2-4 को यहाँ थोथा आदमी बैठल रहता। अरे रिवीजन करता है नहीं करता, घर में जाके पढ़ता नहीं पढ़ता, ये चेक करना,
तो हमको चेक ही नहीं करने देता है। तुम लोग बताओ क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो इस सर्किट में अगर हम पावर फाइंड करना चाहेंगे तो जो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना चाहेंगे ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखो वोल्टेज की जगह हम वोल्टेज का वैल्यू रख देते हैं जी। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हेडिंग हम नहीं लिखे हैं, हेडिंग है तुम लोग के पास है ना, देख लेना, पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, कोई मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो V के जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं जी, Vm साइन ओमेगा टी, और करंट के जगह पे Im साइन ओमेगा टी। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या निकला, ध्यान देना, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकला। हम अगर एवरेज पावर निकालना चाहें, अगर हम एवरेज पावर निकालना चाहें तो जो एवरेज पावर होगा ना, एवरेज पावर जो होगा उसको थोड़ा बड़ा P से डिनोट करते हैं। ये जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा यानी छोटा P, उसका मीन होगा, उसका एवरेज होगा, एवरेज पावर। जो हर समय हर इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको एवरेज कर देंगे तो एवरेज पावर निकल जाएगा। और एवरेज करना हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, हम लोग पहले भी किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P के जगह पे वो चीज़ बैठा देंगे जो P का वैल्यू आया है। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा भैया, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज मीन। और जब भी हम लोग मीन निकालते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको मीन के बाहर कर देते हैं। Vm कांस्टेंट है, Im कांस्टेंट है, अंदर में एवरेज खाली किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, रुक जाओ, साइन स्क्वायर ओमेगा बताओ जी। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज डायरेक्ट बताना है। बोलो दिव्यांशु। कनिशा, गुड। इससे पता चलता है तुम लोग एक बार भी नोट्स खोल के नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो यार। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 था, कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहाँ था जी, हैं? आ रहा ना, उसको ऐसे लंगी बजा के गिराएंगे। 15 मिनट लेट। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, Vm Im इंटू 1/2। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा जी, Vm/√2 इंटू Im/√2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एवरेज पावर क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखो, जो एवरेज पावर आया वो आया Vrms इंटू Irms। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ रहा है। चाहे हम ऐसे इसको भी दिमाग में रख सकते हैं, इसको भी दिमाग में रख सकते हैं, इसका ज़्यादा यूज होगा। एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान देना, हम लोग जो डेली लाइफ में जनरली जिस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं वो तो एसी होता है ना, एसी वोल्टेज, एसी करंट, यही सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग को पता है कि हम लोग के घर में जो करंट आता है या जो पावर सप्लाई आता है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। तो हम लोग जो डाटा डिस्कस करते हैं ना वो असल में आरएमएस वैल्यू होता है। अगर हम खाली बोल दें कि मेरे घर में जो एसी करंट आता है उसका वैल्यू 220 वोल्ट है तो ये निहायत गलत बात है, क्योंकि एसी करंट तो अपना वैल्यू बदलते जा रहा है जी, हर समय बदल रहा है अपना वैल्यू। तो खाली एक वैल्यू थोड़े होगा एसी वोल्टेज का। तो हम जो बात करते हैं, जो डिस्कस करते हैं आपस में, जो भी डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सारा जो डाटा होता है वो असल में उसका आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है,
अब देखो इससे छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे छोटा क्वेश्चन कैसे बता दें, 10th क्लास में तुम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हम लोग के घर में एक बल्ब लगाते हैं, सपोज करो उस बल्ब का रेटिंग है कि 220, कहाँ था, बोलो जी, IRMS का वैल्यू बताओ। तुम बाबू बोला था पहले कि सर क्लासरूम में हम बता देंगे आपको। I0 हम कहीं लिखे हैं क्या? I0 हम लिखे हैं क्या? हम तो IM लिखे हैं, I0 तो लिखे भी नहीं हैं हम। नोट्स में क्या I0 लिखा हुआ है जी? M लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, बाद में पूछेंगे, है ना, बाद में बता देगा, ठीक। तो देखो समझना, छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हर जगह आ सकता है, इसलिए ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक बल्ब है जिसमें लिखा हुआ है कि वो बल्ब 220 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर जनरेट करता है। बहुत ध्यान से देखना, तो ये 100 वोल्ट क्या दिया हुआ है, ये असल में तुमको VRMS दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, NCERT बुक खोलोगे तो उसमें VRMS को कैपिटल V से और IRMS को कैपिटल I से डिनोट करता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, बोलो कुछ बोलना चाह रही, बोलो। अच्छा ठीक, तो अगर VRMS 220 है, पावर 100 वाट है, तो बोल रहा है कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करो जी, ठीक है। अब देखो हम लोग 10 क्लास में भी इस तरह का चीज कई बार पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा दिखाते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान चीज है, सब समझ में आ ही गया सबको। देखना, ये पावर का जो हम लोग फॉर्मूला लेके आए हैं, क्या इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी, ये जो VRMS है इसको VRMS रहने दिए और IRMS को लिख सकते हैं VRMS बाय रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर बाय R, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस हमको कभी जरूरत पड़ा तो थोड़ा देखना, ये जो VRMS है इसको हम लिख सकते हैं IRMS इंटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR, और एक और IRMS है जी, तो ये हो जाएगा, जो लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े ना जी, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R, वही सब चीज है, खाली V की जगह VRMS, I की जगह IRMS है, क्योंकि एक्चुअली में ये सब चीज VRMS और IRMS ही है जिसको कि बचपन में हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हमको इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, हमको साइन फंक्शन नहीं पता होता है, इसीलिए ये सब चीज नहीं बताया जाता है हम लोग को। लेकिन एक्चुअली में तो वही चीज है, जिसको हम खाली V लिखते हैं वो असल में खाली V नहीं होता है, VRMS होता है। जिसको खाली I लिखते हैं हम लोग 10 क्लास में ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू IR, वो असल में अगर AC सोर्स है तो, अगर DC सोर्स है, बैटरी कनेक्टेड है, तब तो वो सिंपल I है, सिंपल वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा देता है कि हम लोग के घर में जो इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस यूज हो रहा है उसमें इतना वोल्टेज सप्लाई होता है, तो हम लोग तो घर में जो वोल्टेज आता है वो तो AC वोल्टेज है ना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो जी। IRMS का फॉर्मूला बताओ। हाँ अनुराग, तुम्ही खाली इधर उधर देखना, पढ़ना नहीं है। I0 क्या होता है अनुराग, I0 क्या होता है, बोलो I0 क्या होता है।
जो अनुराग बोला आई नॉट, हम आई नॉट नहीं लिखवाए हैं क्योंकि कंफ्यूज करता है, हम आई एम लिखवाए हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्योर रेजिस्टिव सर्किट खत्म हो जाता है, सब किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है सेकंड एसी सर्किट जो हम लोग को पढ़ना है जी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर का मतलब क्या होता है जी, इंडक्टर का मतलब क्या होता है, बोलो आरती। बताए तो थे सोलेनॉइड वाला। हाँ, सोलेनॉइड होता है। जब सोलेनॉइड में इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, तब सोलेनॉइड को इंडक्टर कहते हैं, है ना। देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या है जी, एक एसी सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर यानी कि एक सोलेनॉइड लगाया हुआ है जिसका कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस L है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए, एक AC सोर्स से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे जो इसको वोल्टेज मिल रहा है वो V = Vm sin ओमेगा t मिल रहा है, ध्यान देना, ये वोल्टेज मिल रहा है। हम लोग को पता है कि अगर किसी कॉइल में या सोलेनॉइड में वेरिएबल करंट फ्लो होता है, यानी ऐसा करंट जो बदल रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के चलते एक करंट या एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है ना जी, वो ईएमएफ जो होता है वो -L di/dt होता है। ये पढ़ चुके हो तुम लोग, है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ये सेल्फ इंडक्शन में पढ़े हैं, है ना। यहाँ से ये प्रोपोर्शनल, इसको हटाते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस आता है, ठीक है, और I आता है, ठीक है। अगर करंट वेरिएबल है तो छोटा I लिखना चाहिए, ज़्यादा सही चीज़ है, ठीक है। अब सॉरी, ये फ्लक्स है जी, ईएमएफ बोल रहे हैं, फ्लक्स, ये फ्लक्स बोल रहे हैं, ईएमएफ का साइन लिखा जा रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स = LI होता है। अगर हमको ईएमएफ चाहिए तो डिफरेंशिएट करना होता है, L बाहर हो जाता है और di/dt होता है, ठीक है। माइनस भी तो होता है क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो -d∅/dt होता है। सब पढ़ा चुके हैं इसलिए डिटेल नहीं बताएं, है ना। फैराडे लॉ तो यही है ना, EMF = -d∅/dt होता है, और फाई क्या है, LI, L बाहर आ जाता है di/dt। तो यहाँ पे जो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते बनेगा वो वाला EMF ये होगा, ठीक है। हम यहाँ पे समझ में आ गया बात, क्या कहानी चल रहा है, बोलो। ये नहीं आया समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ी है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। अगर कोई एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर हम कोई I वेरिएबल करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने के चलते इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहने, मतलब इस तरह से क्रिएट होता है जो कि इसको काट के जा रहा होता है। यानी इस कॉइल में करंट फ्लो कराने के चलते इस कॉइल का एक फ्लक्स हो जाता है, और वो जो फ्लक्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है उस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस बनेगा, उतना फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट को हटाएंगे, इक्वल टू डालेंगे, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, तो L लिख दिए। अब फाई ये आ गया, फैराडे लॉ से हम जानते हैं, अच्छा अब इसमें का जो फ्लक्स है, सिंस करंट बदल रहा है, फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है पता ही है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फैराडे बोला है कि, फैराडे लॉ पढ़े हैं जी, जो फ्लक्स जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। तो जो फाई है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस डी और फाई क्या है, एल आई बाय डी टी, एल बाहर आ जाएगा और डी आई बाय डी टी हो जाएगा। ये ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, और उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। एक्स्ट्रा करंट, जो करंट पहले फ्लो हो रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा एक करंट इंडक्शन के चलते बन जाएगा, जो कि उस करंट में वेरिएशन को अपोज करेगा। लेंजेस लॉ भी पढ़े हम लोग, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसमें एक वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही चीज तो लिख दिया डायरेक्ट, मैं भी समझ रही। अब देखो, अगर हम इस पे किरचॉफ्स लूप रूल लगाते, ठीक है, समझना, तो देखो इसमें जो नेट वोल्टेज का सम, जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V है, और ये वाला जो वोल्टेज है माइनस एल डी आई बाय डी टी है, इसको जीरो कर दिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, एल डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू वी। V का वैल्यू रख देते हैं, V का वैल्यू क्या रख दिए हैं, वी एम। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत फटाफट बोल दो, बोलो तन्मय, आ गया, अनुराग समझ रहा है, ठीक। देखो हमेशा ध्यान देना, हर सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, करंट फाइंड करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज हमको दिया हुआ रहता है, अगर ये वोल्टेज इस इंडक्टर को दिया जा रहा है तो इस सर्किट में आखिर करंट क्या, कितना जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, बोलो क्या। हाँ, लूप रूल क्यों लगाएं, लूप रूल लगाएं ये जानने के लिए दिखा देते हैं। लूप रूल इसलिए लगाएं, हमको एक डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने के लिए हमको तो कहीं ना कहीं से कोई एक चीज़ पकड़ना पड़ेगा ना, कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो तुम कुछ भी कर सकता है, हमको चाहिए था करंट, बहुत ध्यान से देखना। तो हम क्या करते हैं, हम अगर लूप रूल लगाएंगे तो हम ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में मेरा डी आई है, अगर हम डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। तो करंट तक पहुंचने के लिए हम लूप रूल लगाएं, है ना। तो करेंगे क्या, आप देखो तो इस L को इधर लाके डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू वी एम बाय एल। और यहाँ क्या, बहुत ध्यान से देखोगे ना, आराम से एकदम सड़सड़ा के समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। अब क्या करते हैं, dt को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू ये वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, है ना। यहीं पे कर देते हैं हम, एक स्टेप और लिखना नहीं पड़ेगा, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, ठीक। इधर जो कांस्टेंट है वी एम बाय एल इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन खाली किसका करना पड़ जाएगा, साइन ओमेगा टी का। मुस्कान बताएगी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, मुस्कान। माइनस कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, बस बाय ओमेगा। रिवाइज करो मुस्कान, है ना। तो क्या होगा, साइन, पहले तो साइन का माइनस कॉस होगा जी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, उस माइनस को एक काम करते हैं हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। माइनस साइन है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये हो गया। किसी को इसमें दिक्कत है, इस ओमेगा को बाहर कर दें,
तो इस ओमेगा को बाहर कर रहे हैं जी, क्या है Vm/L ओमेगा। अंदर जो है थोड़ा देखना, ये माइनस साइन ओमेगा टी को हम सॉरी कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसमें किसी को दिक्कत? देखो जी बायोलॉजी का बच्चा लोग देख लो, एक कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन, पढ़ा है ना? हाँ बढ़िया बात है, ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ तो ये लिख ही सकते हैं, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इस साइन को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है, मैथ्स वाला बच्चा समझ जाएगा, बायोलॉजी वाला बच्चा खाली मैं ऐसे ही बता दिए साइन अंदर ले जाते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा जी, देखिएगा ये जो चीज़ है, देखना ये वाला जो चीज़, बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो जाएगा, नया चीज़, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। देखना Vm को रहने देते हैं, और ये जो यहाँ पे ये जो नया चीज़ दिख रहा है L इंटू ओमेगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं XL। हम सब डिटेल से अभी बताएंगे, अभी फिलहाल इन दोनों के प्रोडक्ट को हम एक सिंबल दे दिए XL, ठीक है, सब बताएंगे डिटेल से अभी। अब देखो एक और काम क्या करते हैं, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, देखो I फाइंड कर रहे हैं ना, इस वाले चीज को Im लिख रहे हैं, ये आ गया मेरा करंट का एक्सप्रेशन, ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। वोल्टेज क्या था, जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ज़रा देखो तो क्या वोल्टेज और करंट एक फेज में है? नहीं, दोनों का फेज अलग है। एक तरह से कहा जाए तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से π/2 कम है। देखो इसमें से भी पूछेंगे, तो इसको इस तरह से कहा जाता है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 पीछे पीछे चलता है, यानी करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2। लैग करना मतलब सब समझता होगा, आजकल हम लोग नहीं समझते थे क्या होता है, लेकिन जब से PUBG आ गया है ना, सब जानता है लैग हो रहा है, पीछे हो जाना। तो करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 पीछे पीछे चलता है। हम इसको बहुत डिटेल से समझाएंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या निकल के आएगा। फिलहाल इतना जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोल रहे हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 लैग करता है, पीछे रहता है। क्लियर एक बात। और करंट का एक्सप्रेशन क्या आया, Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम दो चीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं, ये सर्किट का फोटो इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। पहला चीज़ कि हम L ओमेगा को ध्यान देना, या सबसे पहले इसको देखो, हम एक्चुअली में क्या किए, Vm/L ओमेगा जो है इसको हम Im लिखे हैं, अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलो हम यहाँ पे नहीं चेंज करते, यहाँ पे L ओमेगा ही लिख देते हैं। समझना बात को, ये मैक्सिमम वोल्टेज है जी, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट है जी। तो मैक्सिमम वोल्टेज में क्या डिवाइड करने से मैक्सिमम करंट आएगा, रेजिस्टेंस। कॉमन सा आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये जो सर्किट हम बनाए हैं ना, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कहीं है ही नहीं। वायर जो है वो मतलब जब हम वायर ड्रॉ करते हैं ना, बहुत ध्यान से देखना, छोटा सा सर्किट बना देते हैं, बाबू सर्किट है,
हम लोग जब फिगर में वायर बनाते हैं ना तो वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। रेजिस्टेंस अगर होता है तो उसको इस वाले सिंबल से डिनोट कर देते हैं। इस सर्किट में कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है ना, फिर भी कोई ना कोई ऐसा चीज है जो करंट को अपोज करता है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है फिर भी कोई ना कोई ऐसा चीज मौजूद है जो करंट को अपोज करता है, तो ये वाला चीज असल में प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये जो स्पेशल चीज है जो सेल्फ इंडक्टेंस और ओमेगा के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, ये वाला चीज करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस नहीं आता है क्योंकि है ही नहीं, है ना। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट को कौन अपोज करता है जी? एल ओमेगा, ठीक है। एल ओमेगा को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं एक्सएल से, और एक्सएल यानी एल ओमेगा को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझना, एक बार और रिवाइज हम कराएंगे सेम बात को। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोट कैसे करते हैं? एक्सएल से, और फॉर्मूला क्या होता है? एल ओमेगा, ठीक है। ये चीज क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच ऑपोजेस करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और सिंस ये चीज क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये करंट को अपोज करता है, इसीलिए इसका भी एसआई यूनिट ओम ही होता है। एसआई यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है बात? तो हम इस पूरे एकदम 100% सबको क्लियर है, ठीक? पूरा मिटा दें, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि सर्किट में हम क्या क्या अभी तक इंपॉर्टेंट बात पढ़े हैं। सबसे पहला चीज जो हम पढ़े हैं कि जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं जी, वो Vm साइन ओमेगा टी होता है, और जो करंट निकल के आता है वो Vm साइन, ध्यान से देखिएगा याद हो जाएगा, एक भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो याद नहीं रहेगा। 2 मिनट, ठीक, बस 2 मिनट यहीं रहो। आई क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहां से हमको क्या पता चलता है कि करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे रहता है, पहला चीज, ठीक है। दीपक 2 चौक ला देना। अच्छा नेक्स्ट देखना जी, पहला ये। दूसरा चीज हम क्या देखें कि यहाँ पे एक नया बात हमको पता चला कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट को अपोज जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, है ना, रिएक्टेंस। और इसको डिनोट करते हैं XL से, इसका वैल्यू L ओमेगा, ओमेगा L जो लिखना है ये होता है, ठीक है। और हम ये चीज़ कहाँ से पाएँ? IM जो है वो VM बाय ओमेगा L हुआ या L ओमेगा हुआ, इसी चीज़ को हम XL लिखे थे। इतना बात याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। दे दो। ला दो, पीछे देते जाओ तो जी। एक लो, पीछे दे दो। हो गया, एक बच गया, हो गया सबका। अनुराग हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको मिटा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझना है तुम लोग को कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज
से π/2 पीछे रहता है। इसका क्या मतलब निकलता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सब जाना देखो जी, करंट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम इसको 0 लिखते हैं, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होगा जी, और यहाँ पे 2π होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से एक बात समझ लो। अच्छा देखो तो ज़रा समझना बात को। अगर हम इसको नेगेटिव साइड भी बना दें, नेगेटिव साइड भी बना दें, तो इस साइड अगर हम -π दे दें, यहाँ पे -π/2 होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना। इग्नोर, अगर ध्यान नहीं दोगे तो रट तो लोगे सब कुछ, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है रटना, लेकिन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो। इस ग्राफ को ज़रा देखो, ये जो फंक्शन है π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अच्छा, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उससे π/2 पीछे क्या वैल्यू है? 0। ये देखना, π/2 पे मैक्सिमम और π/2 से π/2 पीछे चले जाते हैं, यानी 0 पे चले जाते हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है? 0। और 0 से भी π/2 पीछे चले जाओ तो मिनिमम वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अच्छा, और π/2 पे मैक्सिमम है, π/2 से π/2 पीछे चले गए तो 0, और 0 से भी π/2 पीछे चले गए तो यानी कि -π/2 पे चले गए तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब समझो बात, ये हम वोल्टेज का ग्राफ बनाए हैं, समझना, ठीक है। वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 पीछे पीछे रहता है, यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तब करंट मैक्सिमम से π/2 पहले वाला जो वैल्यू उस पे रहता है, यानी 0 पे रहता है। मैक्सिमम से π/2 पहले कौन सा वैल्यू है? 0, है ना। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम पे है, करंट उससे π/2 पहले वाले वैल्यू पे है, यानी 0 पे है। जब वोल्टेज 0 पे रहेगा तो करंट उससे π/2 पहले वाले वैल्यू यानी मिनिमम पे रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? है ना। करंट व π/2 पीछे पीछे चल रहा है, यानी वोल्टेज जब 0 पे है तो करंट उससे π/2 पहले वाले वैल्यू यानी मिनिमम पे है। वोल्टेज अब बढ़ के मैक्सिमम पे पहुंच गया, लेकिन करंट जो है वो उससे π/2 पहले वाले वैल्यू पे पहुंच पाया उस समय, यानी 0 पे पहुंच पाया। बात समझ में आ रहा है? साथ साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि फेज सेम फेज में नहीं है। फेज में π/2 का डिफरेंस है, π/2 फेज कम है, π/2 पीछे पीछे चल रहा है। क्लियर है? यानी करंट समझो, वोल्टेज जब 0 पे था ना, जब वोल्टेज 0 पे होगा उस समय करंट मिनिमम पे होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचा तब करंट 0 पे पहुंचेगा जी। और जब वोल्टेज मैक्सिमम को क्रॉस करके 0 पे पहुंच चुका है तब अब ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है? तब ये यहां पे पहुंचेगा। इस तरह से करके इसका ग्राफ चलेगा। बात समझ में आ रहा है? इस साइड का मिटा दे रहे हैं, इस साइड तो खाली ये बताने के लिए किए थे। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये है ना, ऊपर वाला ये वोल्टेज का ग्राफ है, नीचे वाला करंट का ग्राफ है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है?
अच्छा, आगे चलते हैं। सेम इंफॉर्मेशन को हम लोग फेजर डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फेजर डायग्राम, वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज दिखा दिए जी, ये वोल्टेज है, सपोज करो फेजर डायग्राम में कैपिटल लेटर लिखते हैं, ठीक है। करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 पीछे है, यानी करंट यहाँ पे होगा। देखो π/2 पीछे है ना, हो गया। फेजर डायग्राम भी क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। चलो, क्या है पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, है ना। पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, हम लोग जानते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में देखें, जो अपना वोल्टेज था जी, वोल्टेज क्या था, Vm साइन ओमेगा टी। करंट क्या आया था, Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग को याद हो तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -Im cos ओमेगा टी, क्योंकि इसी को तो हम इसमें कन्वर्ट किए थे जी, है ना। डेरिवेशन में पहले मेरा यही आया था, फिर हम ओमेगा टी को 90 माइनस ओमेगा टी लिखे थे, माइनस साइन को अंदर घुसा दिए थे, यही काम तो किए थे। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो इंस्टेंटेनियस पावर हम क्या करेंगे, V इंटू आई करते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगा, देखना, Vm साइन ओमेगा टी इंटू माइनस, बोलो क्या है, Im cos ओमेगा टी। कोई दिक्कत, ठीक है। नोट्स में क्या है ना कि हम इसी चीज़ को लिख दिए हैं, बाद में सॉल्व करते करते हम इस चीज़ पे आए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, ये माइनस का माइनस रहेगा, Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं जी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इससे ये हो जाएगा -2 Vm Im इंटू 1/2, और इस 2 को अंदर ले जाते हैं, लिख देते हैं 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं तन्मय, राकेश, कनक, देखेगा जी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर ये चीज़ लिख दे तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो वो लिख सकते हैं, वही चीज़ तो यूज़ हो रहा है। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, है ना। तो ये क्या हो गया, -1/2 Vm Im साइन 2 ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर आया। अगर हमको एवरेज पावर चाहिए तो एवरेज पावर के लिए हमको इस इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है मेरा, इसी को एवरेज कर देना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया।
यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाएगा, -1/2 बाहर, Vm बाहर, Im बाहर, मीन खाली निकालना पड़ेगा। sin 2 ओमेगा टी का मीन क्या होगा? गुड, ठीक है। खाली साइन फंक्शन कॉस फंक्शन रहे तो उसका मीन 0, इसका वैल्यू आ गया 0, तो एवरेज पावर कितना हो गया? 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर 0 होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आगे जो हम लोग नेक्स्ट सर्किट पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें भी एवरेज पावर 0 होता है। ठीक है, खाली रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर होता है, और वो क्या होता है? हेलो, हाँ बढ़िया, ठीक है। 0 हम पिछले क्लास में बताएं, देखो sin 2 ओमेगा टी का मीन 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, हम वही तो पूरा डेरिवेशन करके यही तो निकालें। रीजन देखो, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताएं, और ये 0 क्यों होता है वो बताएं कि नहीं बताएं? ये 0 होता है तो हम जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, हम आगे समझाएंगे, है ना, इसको थोड़ा सा आगे और थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हाँ, बस छोड़ ही दे रहे हैं ना, खत्म हो ही गया। नहीं, एक आध वो क्वेश्चन पूछ लेना जी थोड़ा, है बताओ। एक छोटा सा बात देख लो, ये बाद में एक बार फिर से सबको एक साथ करके बताएंगे। अभी एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं, बाद में प्रॉपरली बताएंगे। हम लोग क्या देखें, एक नया चीज़ पढ़ें जिसको बोलते हैं एक्सेल, डिनोट करते हैं एक्सेल से। इसको बोलते क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है? हाँ, एल ओमेगा या ओमेगा एल, जो बोलो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, ये इसका और ओमेगा के बीच का ग्राफ बनाओ। इसको हम और डिटेल से समझाएंगे आगे, ठीक है। तो अगर कोई एक चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ क्या होता है? ऐसे ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। इसको हम आगे और बताएंगे, जब हम लोग सारा सर्किट पढ़ लेंगे ना, तो उस टाइम हम सभी ग्राफ को फिर एक जगह करके बताएंगे, ठीक है। बोलो कनक, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ध्यान में नहीं रखती है। बोलो जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अनुराग, तुरंत दाढ़ी खजुआने लगा। देख रहा है, देख रहा है विनोद।